गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। प्रीवियस वीडियो में बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन तक डिस्कस हो गई थी चीज़ें, ठीक है। ट्रांजिटिव फंक्शन हम पढ़ रहे थे, तो ट्रांजिटिव फंक्शन ट्रांजिशन जो फंक्शन था उसमें लास्ट वन कैटेगरी जो हमने डिस्कस की थी दैट इज़ एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक। तो आप ये समझो कि फर्दर मोस्ट अगर उसका डिवीज़न करा जाए तो ट्रांजिशन फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक इसमें ज्योमेट्रिकल कर्व से रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं। अच्छा, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर पैराबोला है या फिर एलिप्स है, ये हर कंडीशन में तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते नहीं हैं। होता क्या है ना कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डोमेन को कंस्ट्रेंट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए दो डिफरेंट टाइप्स के पैराबोलास अगर दिए जाते हैं, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ पैराबोलास। वन रिप्रेजेंट द रिलेशन एंड द सेकेंड वन रिलेशन नोन एज अ फंक्शन। तो कैटेगरी में अगर आप तो आते हो तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कर्व्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ज्योमेट्रिकल कर्व्स। तो ज्योमेट्रिकल कर्व्स में बेटा आपको देखो कुछ चीज़ें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले ही पता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन और सीधे सीधे मैं ग्राफ बताता चलता हूँ आपको। जैसे मान लो सबसे पहली जो चीज़ आती है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इसकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और 9th-10th में इस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड हैविंग अ डिग्री 1, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आपको पता है लाइन बनाने के लिए क्या होता है, इस तरीके से आपको दो पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट्स आपको मिल जाए, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस अगर मिल जाते हैं तो आप उन दोनों को मिला दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें अगली चीज़ आपने इसमें पढ़ी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ, ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हो पिछले साल, बस हम एक बार देख रहे हैं दोबारा से। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर दो लाइन्स होंगी, है ना। और इंटरसेक्शन बेसिस पर अगर देखा जाए तो दो लाइन को आप तीन तरीके से प्लेस करा सकते हो। तो लेट अस सपोज कि लाइंस की इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, द फर्स्ट वन इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की। एंड द सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। रिप्लेसमेंट आपको पता ही है सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्साइडिंग लाइंस, उनकी कंडीशंस वगैरह पता है। तो स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इसमें बेटा इक्वेशन आती है थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन बनती है। जनरल इक्वेशन आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस तरीके से। तो ये सर्किल की इक्वेशन हो गई आपकी, जिसमें आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बताए थे हम लोगों ने, कोऑर्डिनेट्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g -f, ठीक है। और व्हाट वुड बी द रेडियस, रेडियस को आप लिख सकते हो g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। सब पुराना ही चल रहा है, ठीक है। और आप इसमें सर्कल किस तरीके से बनेगा, कार्टेशियन प्लेन है आपके पास में, और आप इस तरीके से सर्कल रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक, जैसे कि सेमी सर्कल की बात की जाए तो जैसे सर्कल तो आपका क्या है, फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन तो है ना, फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है, लेकिन कंस्ट्रेंट डोमेन के लिए ये भी फंक्शन की तरह काम करेगा, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, रेडियस वगैरह, सेंटर देख लो। उसके आगे आते हैं पैराबोला, ठीक है। तो इसी में यहीं हेडिंग डालते हैं, ठीक, पैराबोला। तो पैराबोला भी कुछ सर्टेन कंडीशंस के लिए फंक्शन की तरह काम करता है। तो ये फोर्थ वन कंडीशन हो जाएगी पैराबोला, ठीक। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक तो ये होता है। एंड द सेकेंड वन पैराबोला की क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x जो पैराबोला है वो आपका किस तरीके से बनता है,
इस तरीके से कर्व बनता है इसका, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके की फ़ोटो आएगी इसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर इसकी बात की जाए तो ये तो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा इसमें एक ही इनपुट देने पर दो आउटपुट आ रहे हैं, तो ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, तो ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर चेक करो, अगर आप इसमें एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हो तो सिंगल ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। ग्राफ से चीज़ें समझ में आ जाती हैं आराम से। तो जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो सिंगल पॉइंट पर ही कट कर रहा है, तो इट कैन बी अ फंक्शन। तो इसको फंक्शन की कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। तो दिस वन पैराबोला इज़ अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, कारण समझ में आ गया ना। एक एक्स की वैल्यू पर दो वाई जनरेट हो रहे हैं, तो एक इनपुट पर दो आउटपुट जनरेट हो, इट कांट बी अ फंक्शन। लेकिन कहा जाए तो ये दोनों रिलेशन जरूर हैं, ठीक है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। अगला आ जाओ बेटा, इसमें अगली कैटेगरी क्या आती है इसमें आपकी, इलिप्स की बात करते हैं ना। पैराबोला के बाद क्या आता है, इलिप्स आता है बेटा। तो यहाँ पर आओ, इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको कोऑर्डिनेट की सारी पता ही है ना। तो सीधे सीधे आप इक्वेशन लिखो और ग्राफ बनाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इलिप्स इस तरीके से होता है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। किस केस में हॉरिजॉन्टल बनता है, व्हेनेवर, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड वाइज ए बड़ा हो, ठीक है। और इस तरीके से वर्टिकल इलिप्स बनता है बेटा। वर्टिकल इलिप्स किस तरीके से बनता है, जब आपका मैग्नीट्यूड वाइज बी बड़ा हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये रहता है, इक्वेशंस बस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इस तरीके से रहता है। और अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन रहेगा, ठीक है। बाकी आपको फोकी और डिस्टेंसेस वगैरह सब चीज़ें कोऑर्डिनेट में पढ़ी रखा आपने। मैं तो आपको इक्वेशंस रिकैप करा रहा हूँ दोबारा से बस, और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हाइपरबोला पर आओ। देखो हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। और हाइपरबोला कुछ इस तरीके का होता है बेटा, ठीक है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ट्रांसवर्स हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इस तरीके का भी हाइपरबोला होता है, ठीक है, ये भी हाइपरबोला है। इक्वेशन इसकी बस चेंज हो जाती है, माइनस वाई स्क्वायर के आगे जो माइनस लगा है वो माइनस किसके आगे लग जाएगा, एक्स स्क्वायर के आगे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपके हाइपरबोला हो गए, ठीक है। देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आती है। बस ज्योमेट्रिकल कर्व्स में इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ग्राफ की बस। कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y बराबर 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड x बराबर 0। ठीक है। द लास्ट वन पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करते हैं। मतलब सेवेंथ, रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाई एक्स इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। और इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ रहेगा इसका। एंड द सेकेंड वन केस इज एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर अगर मिलता है, या सी स्क्वायर आपसे कंफ्यूज हो रहे हो आप तो के स्क्वायर भी मान सकते हो। तो बस ये आप सोचो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है ना, क्योंकि तो आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि सी स्क्वायर अल्टीमेटली आएगा कैसा? पॉजिटिव। तो आप सोचो ये ग्राफ किन क्वाड्रेंट्स में बनेगा? फर्स्ट और थर्ड में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में दोनों ही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और थर्ड के केसेस के लिए दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड में अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा अल्टीमेटली। और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दैट्स वाई एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, जबकि एक्स वाई बराबर माइनस के स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ग्राफ बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा, लेकिन इस तरीके से आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। और दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लिख लो। एसेंट्रिसिटी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ऐसा हाइपरबोला है जिसकी एसेंट्रिसिटी होती है √2, फिक्स होती है ये, है ना, ठीक है, फिक्स होती है। एसेंट्रिसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑलवेज √2 होती है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एसिम्प्टोट्स का काम करती हैं इसके लिए। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो एसिम्प्टोट्स क्या है इसका? वाई बराबर 0 क्योंकि एक्स एक्सिस है, और ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स बराबर 0, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हो, इसको लिखा जाएगा वाई बराबर 0 और इसको लिखा जाएगा एक्स बराबर 0। चेक करो एक बार। तो फाइनली स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनको ज्योमेट्रिकल कर्व्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। और डोमेन के कंस्ट्रेंट होने की वजह से कभी कभी ये किस में रिप्रेजेंट होते हैं? फंक्शन में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑलवेज रिप्रेजेंट होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कैटेगराइजेशन के बेसिस पे ज्योमेट्रिकल कर्व्स कभी कभी फंक्शन में रिप्रेजेंट होते हैं डोमेन की कंस्ट्रेंट कंडीशन में। अगर कंस्ट्रेंट कंडीशन मतलब समझो कि डोमेन कोई लिमिटेड डोमेन आपने रख दिया अगर, ठीक है, तो उसके लिए। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो इसमें बेटा आप तुम्हारा आज क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने, देखो ध्यान से समझो, पिछले जो 3-4 वीडियोस हैं आपके वो केवल और केवल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थे, और जिसमें मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स पर बहुत मेजर उसमें हम लोगों ने फोकस किया है। हमारा पहला फोकस था कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होगा, गिवन स्टैंडर्ड फंक्शन एंड अ रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन, एंड व्हाट वुड बी द ग्राफ, कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ किस तरीके से आता है, और इनटू, ऑनटू, मैनी वन, वन वन, इनके बारे में डिस्कस किया था। और पीरियोडिक फंक्शन हमने कुछ देखे थे, तो जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह में आपको बताया था कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। रेसिप्रोकल जो फंक्शंस आते हैं यानी कि सेक और कॉसेक, इनका पीरियड भी 2 पाई ही होगा, ठीक है। लेकिन टेन जो फंक्शन है उसका पीरियड पाई होता है, यानी कि पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। और बिकॉज कॉट इज़ दैट रेसिप्रोकल ऑफ 10, दैट्स वाई कॉट हैविंग अ ऑल्सो पाई एज अ पीरियड, ठीक है। तो ये बातचीत हो गई थी हमारी। अब इसमें बात समझो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बाद में इसमें हमारे पास में जो आर्टिकल आता है वो आता है डोमेन से रिलेटेड, कि हाउ टू फाइंड द डोमेन, ठीक है। तो डोमेन फाइंड आउट करने के सिंपल से तरीके हैं। तो मैं सबसे पहले सिंपल सी बात आपसे करता हूँ, डोमेन फाइंड आउट करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन दे रखा है तो डोमेन कैसे पता करेंगे उस फंक्शन की, ठीक है। लेट अस सपोज एक बेसिक से क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं,
जिसमें डोमेन, आपको डोमेन के बारे में बात हो रही है बेटा। तुम ये बात मानकर चलो कि डोमेन में जितने भी केसेस बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता तो यू आर नॉट एबल टू फाइंडिंग आउट द डोमेन ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन, क्योंकि डोमेन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मतलब चीज़ें हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स इसमें चीज़ें चलती हैं। तो डोमेन पता करने के लिए देखो, सब इंडिविजुअल फंक्शन की डोमेन तुम्हें पता ही है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं ये सब तुम्हें पता है। तो डोमेन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। तो इनइक्वालिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहली कैटेगरी लीनियर और दूसरी नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर कैटेगरी की जो भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए मेथड चलता है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, क्या मेथड होता है? वेवी कर्व। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन से आपकी शुरुआत कराता हूँ डोमेन की। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में फंक्शन लिखा है y बराबर log 2x + 3। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन है 2x + 3। मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन की, इस फंक्शन की डोमेन बताओ बेटा। इस फंक्शन की क्या बतानी है? डोमेन। तो सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस फंक्शन की डोमेन आपको बतानी है। तो आप सोचो, आपको लॉग फंक्शन के बारे में सारी जानकारी दे रखी है क्लासिफिकेशन में। तो मैंने क्या बताया आपको, अभी तक क्या चीज़ जानकारी दी हुई है? मैंने ये जानकारी दी थी कि लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है, लॉग के अंदर जो भी लिखा है, अगर आप चाहते हो कि लॉग कोई ना कोई रियल आउटपुट दे तो लॉग के अंदर जो भी लिखा है उसको कैसा कर देना चाहिए? पॉजिटिव। तो आप सोचो लॉग के अंदर यहाँ लिखा क्या है? 2x + 3। तो सिंपल केसेस में समझो कि 2x + 3 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो लॉग सेटिस्फाई करे तो 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग 0 भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, ये आपको पता था, ग्राफ से चीज़ें पता है सारी कि लॉग 0 भी एक्सेप्ट नहीं करता है, 0 पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू ही आपको रखनी है। तो सिंपल केसेस के लिए यहाँ से x सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है डोमेन क्या होता है, इनपुट की बात हो रही है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 2x - 3, तो x की वैल्यू -3/2 से ज़्यादा। ठीक है, बस हो गया। तो डोमेन अगर कहा जाए इस फंक्शन का, डोमेन मतलब x, तो x बिलोंग कर रहा है बेटा -3/2 से लेके इन्फिनिटी। ये इस फंक्शन का आंसर हो जाएगा डोमेन का। ठीक है, -3/2 से इन्फिनिटी, जहाँ पर -3/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन किससे कंपेयर कराया आपने? log ax से। और x यहाँ क्या होता था? 0 से बड़ा। तो x की जगह पर 2x + 3 था, तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी में कॉम्प्लेक्सिटीज़ को वो बढ़ाते जाते हैं। देखो किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाओ, y अगर लिखा है log x² - 7x + 12, मान लो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी लॉगरिदमिक फंक्शन ही है। और यहाँ पर भी वही चीज़ें आपको पता है सारी, कि अगर आप चाहते हो कि लॉग सेटिस्फाई हो, लॉग डिफाइन करे, तो ये जो लिखा हुआ है बेटा वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ये x² - 7x + 12 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो करो पॉजिटिव इसको। तो x² - 7x + 12, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0 से बड़ा, 0 भी एक्सेप्ट नहीं करता लॉग। डोमेन निकालना है इस फंक्शन का, क्या पता करना है इसका भी? इसका भी डोमेन पता करना है। ठीक है, तो सिंपल केसेस के लिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। वेवी कर्व मेथड आपको पता है। वेवी कर्व मेथड का स्टेप्स क्या थे? राइट साइड में 0 बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम वगैरह लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव करो, लीनियर फैक्टर्स तैयार करो, और हर लीनियर फैक्टर को नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे 0 के इक्वल रखने के बाद। राइट मोस्ट साइड के अपर पार्ट से ग्राफ्स को शुरू, वही सारी कहानी चलेगी। तो इसका हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है। तो x² - 7x + 12, तो आप इसको क्या लिखोगे? x² - 3x - 4x + 12 > 0।
और बिगनिंग के जो शुरुआत के दो टर्म्स हैं इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, और इसको लिख सकते हैं x - 3 -4 कॉमन आएगा, x - 3 ग्रेटर देन 0, तो x - 4 x - 3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करो बेटा, तो इसको कहा जाएगा 3 और दिस इज़ गोइंग टू बी 4, ठीक है। और दोनों ही नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है ना, अगर यहाँ इक्वल होता तो दीज आर नंबर कैन बी एक्सेप्टेबल, वरना ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। राइट मोस्ट साइड के अपर पार्ट से ग्राफ को शुरू करते हुए कुछ इस तरीके की फ़ोटो इसकी बनेगी, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, तो रीज़न चेक करो, 0 से बड़ा रीज़न चाहिए, स्क्रैच करो उस रीज़न को जो चाहिए आपको। देखो ये रीज़न आएगा ना आपके पास में, डोमेन निकाल लिया आपने, ठीक है। तो रीज़न आप चेक कर लो, 3 से पीछे और 4 से आगे। तो व्हाट वुड बी द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 3, जहाँ 3 इंक्लूडेड नहीं है पॉइंट, ठीक है, 3 पर ओपन छोड़ा जाएगा इसको, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। ऑल ऑफ यू गाइस देखो ध्यान से, -3 से -∞ से 3 एंड 4 से इन्फिनिटी। इसी आंसर को इस तरीके से भी मैनिपुलेट कर कर लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 3 से लेके 4। मतलब लिखने के तरीके अलग अलग है, ये आंसर और ये आंसर में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है, ठीक है। जो आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप लोग लिख लो। देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन ये डिस्कस हो रहा है, इसमें इसके बाद में फिर और भी चीज़ें देखेंगे। आप ये मान के चलना डोमेन का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दो चाहे कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपकी किसी फंक्शन की इनपुट को बताता है कि इनपुट कहाँ से कहाँ तक के बीच में एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लेट अस सपोज कि फंक्शन आपको दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2 - 3x। लेट अस सपोज दिस फंक्शन हैज़ बीन गिवन, ठीक है। ये साइन इनवर्स का फंक्शन है और आपसे कहा गया कि बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, मतलब इनपुट के बारे में बताओ कहाँ से कहाँ तक के बीच में हो सकता है। तो आप सोचो साइन इनवर्स क्लासिफिकेशन, देखो जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ाए हैं हर इंडिविजुअल फंक्शन की डोमेन, रेंज और ग्राफ आपको पता है, तो उसी के बेसिस पे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो साइन इनवर्स के बारे में जब भी बात हो रही है तो आपकी फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो आप सोचो साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, अपनी कॉपी में चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे पता है। तो यहाँ से आप इस बात को समझो कि 1 जब हम इसमें रखते हैं, मतलब इनपुट में साइन इनवर्स में 1 पुट कराया जाता है, तो साइन इनवर्स क्या देता है, एक π/2 वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है। और जब आप इसमें -1 रिप्लेस कराते हो इनपुट में, तो ये -π/2 वैल्यू आपको प्रोवाइड कराता है आउटपुट के अंदर, ठीक है। और ये फंक्शन होता है y बराबर साइन इनवर्स x। तो आपको यहाँ से देखने से समझ में आ रही है ये बात कि साइन इनवर्स x का जो फंक्शन है, आपको बताया कि फंक्शन का x एक्सिस पे जो रीजन कवर करता है उसको ही डोमेन बोला जाता है। तो तुम सोचो -1 से 1 के बीच का जो ये रीजन है आपके पास में, दिस इज़ गोइंग टू बी अ डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो x बिलोंग्स टू
-1 to 1, ठीक है, ये डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। तो बस आप इसी चीज़ को यहाँ सिंपली अप्लाई करा दो। ये तो डाटा हो गया जो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से मिल रहा है, और यहाँ पर जब आप अप्लाई कराओगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि साइन इन्वर्स का अब इनपुट क्या है। यहाँ पर 2 - 3x, ठीक है, 2 - 3x क्या हो गया, इनपुट हो गया इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डाटा कि x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि 2 - 3x लाइज बिटवीन -1 to 1। पहले ये बताओ, ये बात खोपड़ी में आती है तुम्हारे? अगर यहाँ तक की बात आती है तो आगे की कहानी शुरू करें, देख लो तसल्ली से। वी आर ओनली कंसिडरिंग द डोमेन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन, ठीक है। दैट्स वाई मैंने फंक्शन की केवल डोमेन ही लिखी है, रेंज नहीं लिखी। रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की? -π/2 to π/2, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की बातचीत आती है तो तुम सोचो ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी है, तो इसको जनरल बेसिस पे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर इस 2 को आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो इस पूरी ही एक्सप्रेशन में -2 ऐड कर दो। जब -2 आप ऐड करोगे तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 -3x, -2 ऐड किया ना आपने तो 1 - 2 कितना हो गया, -1, ठीक है। और माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, ये तो 1 हो जाएगा बेटा, इनइक्वालिटी का साइन कैसा हो जाएगा, चेंज, और ये 3, कुछ इस तरीके की फ़ोटो आएगी। तो x के केसेस में पूरे एक्सप्रेशन को 3 से क्या कर दो, डिवाइड, तो 1/3 x की वैल्यू 1 तक, और यही डोमेन है इसका। तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 1, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी यही आंसर होगा इसका, ठीक है। देख लो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं, फिर और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, कि मान लो कि फंक्शन आपको दिया है y = स्क्वायर रूट x² - 5x + 6, ठीक है। x² - 5x + 6 इस तरीके से क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्क्वायर रूट सेटिस्फाई हो, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ आपको पता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको कैसा होना होगा, पॉजिटिव, अगर आप चाहते हो स्क्वायर रूट सेटिस्फाई हो। क्योंकि आपने पढ़ा है ये चीज़, इसकी भी जानकारी समझ लो। यहाँ से आपने पढ़ा है y बराबर स्क्वायर रूट जो x फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, ठीक है, इसी तरीके से तो बनता है। तो आपको पता है कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होती है, एंड ऑल्सो y भी यहाँ क्या होता है, 0 या 0 से ज़्यादा, मैग्नीट्यूड वाइज 0 या 0 से ज़्यादा, x भी 0 या 0 से ज़्यादा। इसीलिए ये फंक्शन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। तो आप सोचो स्क्वायर रूट फंक्शन अगर सेटिस्फाई होकर कोई ना कोई रियल वैल्यू आप चाहते हो आए निकल कर, तो आपकी फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्क्वायर रूट के अंदर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से सोचो x² - 5x + 6 > 0,
और ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स जब आप करोगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स आप कॉमन ले लो तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लो इधर से, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाएगा। ठीक है, वही बेबी कर्व लगा रहे हैं सीधे सीधे 2 and 3 बोथ दी नंबर्स आर एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ अ इक्वालिटी साइन। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके की फ़ोटो आएगी, तो प्लस माइनस प्लस। रीज़न चेक करो, जो रीज़न आपको चाहिए, रीज़न आपको चाहिए एक्स एक्सिस से ऊपर, तो स्क्रैच करो उस रीज़न को। स्क्रैच कर दिया आपने इस तरीके से, ठीक है ना, सिंपल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हम। तो स्क्रैच करने के बाद में आपको समझ में आ रहा है 2 से पीछे और 3 से आगे। देन व्हाट वुड बी द डोमेन ऑफ अ अबव गिवन फंक्शन इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 वेयर 2 वुड बी इंक्लूडेड एंड द नेक्स्ट वन सेक्शन वुड बी 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, चेक करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्क्वायर रूट से ही रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपसे कहा जाता है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, ये फंक्शन दिया है और आपसे कहा गया कि बताओ व्हाट वुड बी द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन। इसकी डोमेन आपसे पूछी जा रही है। थोड़ा आप लोग कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। ये ध्यान रख लेना, ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि y का जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 1 माइनस एक्स भी उसमें इन्वॉल्व होगा स्क्वायर रूट, और 1x माइनस 1 स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व होगा, तभी दोनों ऐड होकर y को जनरेट करेंगे फाइनली। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये फंक्शन इस तरीके से लिखा है कि y इक्वल्स टू f(x) फंक्शन प्लस g(x) फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्बो है, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, लगाओ दिमाग। देखो बेटा, अब आप सोचो, अगर आप चाहते हो कि f(x) डिफ़ाइन करे तो उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि 1 माइनस एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो g(x) डिफ़ाइन करे तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि x माइनस 1 भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दोनों की कंडीशन हम लिख लेते हैं और दोनों की बातें माननी है हमें। ठीक है, तो पहले की बात अगर सुनने की कोशिश करें तो वो कह रहा है कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड वन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो चेक करो, ये कह रहा है x की वैल्यू 0 या 0 से कम, और ये कह रहा है x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 1 या 1 से कम, और ये कह रहा है x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा। तो दोनों को नंबर लाइन पे जब आप प्लॉट करोगे तो एक बंदा क्या कह रहा है, एक बंदा कह रहा है आपसे कि 1 से पीछे की कोई भी वैल्यू ले लो और 1 भी ले सकते हो। दूसरा बंदा क्या कह रहा है कि 1 ले सकते हो और 1 से आगे की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो तुम सोचो दोनों की बातें अगर माननी है तो दोनों कहाँ जाकर लटक गए, यहाँ लटक गए ना। 1 पॉइंट ऐसा है जहाँ पर दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं।
ठीक है। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन केवल एक नंबर आएगा, डोमेन बिलोंग्स टू, ठीक है, 1, केवल एक पॉइंट आएगा 1, क्योंकि एक कह रहा है 1 से पीछे लो, एक कह रहा है 1 से आगे, तो दोनों कहाँ इन आ रहे हैं 1, तो केवल एक पॉइंट आएगा 1। तो ये इसकी डोमेन हो गई इस फंक्शन की, ठीक है। पॉइंट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। 1 रखोगे 0 आएगा, 1,0 पॉइंट हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन पर। तो कार्टेशियन प्लेन बना दो, ग्राफ बनाना चाहो इसका तो 1,0, केवल ये आएगा ग्राफ, ठीक है, ख़त्म, इतना ही ग्राफ है बस, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पर। चेक करो, बताओ बात समझ में आ गई सारी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस में ऐसे ही होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या फंक्शन के अंदर फंक्शन। आगे चलकर आप एक टॉपिक पढ़ोगे दैट इज़ नोन एज कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन को पेनिट्रेट करा दिया जाता है, तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट। इसको भी तुम कॉम्पोजिट ही बोल सकते हो, क्योंकि देखो ऊपर जो फंक्शन लिखा है वो किस तरीके का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, और अंदर जो लिखा है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर पेनिट्रेट कर जाए तो दैट टाइप ऑफ अ फंक्शन नोन एज कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन की ये बातचीत थी आपकी, ठीक है। और भी क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, एक और। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक फंक्शन है, देखना ध्यान से, क्वेश्चन दिया है y = x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x - 3, ये दिया है, ठीक है। और आपसे कहा गया कि व्हाट वुड बी द डोमेन। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमेन बताओ इस फंक्शन की क्या आएगी। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए बेटा काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो उनको सेम फैक्टर दिख जाता है। तो जैसे कि आप देखते हो, तो यहाँ से जब फैक्टर देखते हो तो x - 2 और x - 3 दिखते हैं, तो वो x - 3 को इससे काट देते हैं, x - 3 से। तो इस तरीके की गलती नहीं करना। कभी भी फंक्शन अगर दे रखा है और डोमेन पूछी जा रही है आपसे, तो कभी भी फंक्शन में उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जाता। तो ये रैशनल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन के लिए आपको पता है px/qx होता है, और डोमेन इसकी होती है x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट qx = 0। qx 0 नहीं होना चाहिए। तो आप फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करोगे, सिंपल तरीके से इसका डायरेक्टली आंसर दे दो कि x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में जो लिखा है x - 3, और ये 0 कब होगा, 3 पर, तो 3 हटा दो बस। x - 3 शुड नॉट बी 0। तो x क्या नहीं होना चाहिए,
3 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू दुनिया जान की कोई भी वैल्यू रख दो, 3 मत रखना, बस यही इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, डोमेन। ठीक है, तो फाइनली अभी ये सिंपल सी बातचीत करी हमने, है ना। अब आगे का जो वीडियो आएगा इसमें मैं आपको रूल्स बताऊंगा डोमेन पता करने के। ठीक है, तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में हम लोग, बाय।